क्वेश्चन पूछा है ट्रांसवर्स वेव आर अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन सी तरंगे जिसमें कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा में होते हैं? ये तो गलत है। कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे होती हैं जिसमें कण जो है वो अपने तरंग के लंबवत में कंपन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 10 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू दिया है 10, फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, v इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन न्यू, यानी कि 10/5, 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन? कंपन या दोलन क्या है? तो मध्यमान बिंदु के इधर उधर यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सरल आवर्त गति क्या है? तो सरल आवर्त गति क्या है? त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा मध्यमान बिंदु के इधर उधर हो। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन विथ एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसे ही हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, तो ऐसा आवर्त गति जिसमें मध्यमान बिंदु के इधर उधर जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को मोशन कराते हैं तो लगभग वो सीधी रेखा ही बनाती है। ठीक है, हल्का सा कर्व होता है लेकिन काफी माइन्यूट सा होता है, इसलिए उसको इग्नोरेबल होता है। ठीक है, उसे इग्नोर करते हैं, तो सेकंड वाला आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? कालांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है? तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऐसे ही व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस? कालांतर और समयांतर में क्या संबंध होता है? तो सेम लैम्डा की जगह पे टी और डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा टी हो जाएगा, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, ये होता है रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन। सरल लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो गोलक के द्रव्यमान पे। मैंने बताया था टी इक्वल टू फार्मूला होता है आवर्तकाल का 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। इसमें यम का यानी मास का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्त काल क्या होगा? क्या होगा? जब गोलक के द्रव्यमान पे कोई निर्भर ही नहीं कर रहा है तो उसको आधा भी कर दे चाहे डबल कर दे, हमें आवर्तकाल सेम मिलेगा। ठीक है, यानी कि आवर्तकाल वही रहेगा। लिखा है विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में फाई यानी फेज डिफरेंस क्या है, कला क्या है? तो कला है ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? इसमें कला है। क्वेश्चन पूछे यदि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में इनिशियल फेज क्या है, प्रारंभिक कला क्या है?
तो प्रारंभिक कला इसमें क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, प्रारंभिक कला यदि पूछा जाए तो प्रारंभिक कला पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। एक दोलन में लगा समय, ये तो आवर्तकाल हो गया। एक दोलन में चली गई दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑसिलेशन इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल एक दोलन में लगा समय। ठीक है, एक दोलन में लगा समय, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज नोन एज आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन ऑसिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने दोलन कर रहा है उसी की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट, आयाम क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आयाम क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी को हम लोग कहते हैं आयाम। यदि कोई डायग्राम ऐसे बना है तो इसी में हम सब समझ सकते हैं। खाली डायग्राम लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये यदि किसी तरंग का समीकरण, ये फेजर डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया है? दो गर्त, ये दो गर्त हैं, इसके बीच की दूरी, यानी एक ऑसिलेशन हो जाएगा ना दो गर्त के बीच में, इसे बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ यानी लैम्डा। ठीक है, यदि एक बार ये ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है तो एक बार बीच से मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उसे बोलते हैं आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद एक चक्कर पूरा करने में, मान लीजिए यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं पे आया। ठीक है, इतना दूरी ट्रेवल करने में जितना समय लगा, ठीक है, उसे बोलते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। ठीक है, और क्या होगा? 1 सेकेंड में ये एक आवर्त किया है ना, ऐसे ऐसे कितने आवर्त कर पा रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसे बोलते हैं आवृत्ति। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो सबसे ज्यादा होती है स्टील में 5900 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5900 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? आवर्त गति क्या होती है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है, केवल और केवल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, आवर्त गति क्या होती है? तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये भी आवर्त गति हो सकती है।
मोशन इज रिपीटेड डेफिनेट टाइम इंटरवल, ये भी आवर्त गति हो सकती है। ठीक है, तो आवर्त गति मतलब होता क्या है, पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन, एक नियत समय में वो यदि अपना पाथ फिर से दोहराने लगे। ठीक है, वही पाथ फिर से यदि दोहरा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आवर्त गति है कि नियत समयांतराल में वो गति बार बार दोहराई जाए, या तो ये भी हो सकता है कि बीच में एक माध्य बिंदु हो, उस माध्य बिंदु के इधर उधर, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे भी हम लोग आवर्त गति यानी हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति क्या है, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी त्वरण यदि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होते हैं और टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य के और चारों ओर की गति को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन यानी आवर्त गति। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और एक नियत समय बाद फिर वो चक्कर लगाता है, फिर वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ की गति कौन सी गति है, आवर्त गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की जो गति है वो कौन सी गति है। तो सरल लोलक की गति वो सरल आवर्त गति भी है और आवर्त गति है। ठीक है, जो सरल आवर्त गति होगा वो श्योर है कि वो आवर्त गति होगा। ठीक है, if a body performing simple harmonic motion, then it is clear that it also performing harmonic motion. ठीक है, but it is not responsible that harmonic motion is always simple harmonic motion. ठीक है, आवर्त गति सरल आवर्त गति हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन सरल आवर्त गति एक आवर्त गति होगी ये निश्चित है। ठीक है, तो सरल लोलक की जो गति होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है यानी सरल आवर्त गति भी है, और हार्मोनिक मोशन भी है यानी आवर्त गति भी है। तो बोथ आपके पास नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन, सरल लोलक का आवर्त का निर्भर करता है किस पे, इफेक्टिव लेंथ पे, जाहिर सी बात है इफेक्टिव लेंथ पे भी करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी निर्भर करता है। ठीक है, बोथ आर वो उपरोक्त दोनों ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G में L क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और दोनों पे निर्भर कर रहा है सरल लोलक का आवर्त का।
दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य बल का नियतांक क्या होगा? तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय तुल्य बल का नियतांक क्या होता है? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर दोनों। ठीक है, तो क्या होगा? तो 10 गुणे 10 अपॉन 10 प्लस 10 यानी 100/20। तभी आंसर क्या आता है? 5 न्यूटन पर। ठीक है, तो ये कब का बात है? जब वो सीरीज में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हो, तब इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होंगे? K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। नेक्स्ट है दो स्प्रिंगों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य बल नियतांक क्या होगा? तो जब दो बल हैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तब उसमें तुल्य बल नियतांक होगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, K1 प्लस K2 इतना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सच। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी? सरल आवर्त गति यदि कर रहा है कोई पिंड तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा होती है, लिखवाए होंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे थोड़ा सा टफ लेवल पूछना चाहेगा तो यही पूछेगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा। ये इक्वेशन है। ठीक है, आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। सरल आवर्त गति करते पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा इसकी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसीलिए टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये कॉमन हो जाएगा, ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाता है, केवल मिलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखिएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है कुल ऊर्जा यानी इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कुल ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है,
आवर्तकाल भी इसका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है ऑन इमर्सिंग द सिंपल पेंडुलम इनटू लिक्विड, सरल लोलक को द्रव में डूबने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। यदि द्रव में डुबा दिया जा रहा है तो भी उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो माध्यम में धीरे धीरे वो मोशन कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए एक चक्कर को पूरा करने में से ज्यादा समय लग जाएगा और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम होता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम कब होता है, जब वो कण मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति को बताया था। जब सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस समय जब किनारे पे जा रहा है सिंपल पेंडुलम तो देखिएगा वहां पे जा करके धीरे धीरे उसकी चाल रुक जा रही है, ठीक है। और वहां से फिर वो वापस आ रहा है, फिर इधर की तरफ आ रहा है तो फिर यहाँ किनारे पे उसकी चाल कम हो जा रही है, ठीक है। फिर वापस आ रहा है, लेकिन जब बीच में रह रहा है ना तो उसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम रह रही है, ठीक है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो मेन पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम कब होता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम त्वरण कहाँ पे होगा, तो दूरतम स्थिति पे होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये दोनों एक ही लिखा गया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब सबसे दूर होगा तो कण का त्वरण अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। व्हाट आर फ्री ऑसिलेशन, तो मुक्त दोलन क्या है। तो मुक्त दोलन की यदि बात की जाए तो जिस समय एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, आयाम समय के साथ स्थिर रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन यानी मुक्त दोलन। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन क्या होता है। तो अवमंदित दोलन में धीरे धीरे आयाम होता है जो वो समय के साथ घटता जाता है, यानी एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी अवमंदित दोलन, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग इको क्लियरली, यानी कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए कितना समय अंतराल होना चाहिए। तो 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड की जरूरत होनी। यदि दोनों प्रतिध्वनि एक साथ निकल रहा है बिना 1/10 सेकंड के गैप के, तो हमें उसके बीच में कोई भी प्रतिध्वनि और ध्वनि में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इको के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर, तभी यहाँ से ध्वनि जो है वो टकरा करके फिर से वापस आकर में सुनाई देगी। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ध्वनि के अभिलक्षण कौन कौन से। तो ध्वनि के अभिलक्षण की बात की जाए तो तीव्रता यानी इंटेंसिटी वो तो ध्वनि का लक्षण है। लाउडनेस यानी प्रबलता वो भी ध्वनि का लक्षण है।
पिच यानी तारक विद ध्वनि का अवलक्षण है। क्वालिटी, क्वालिटी गुणता, यह भी ध्वनि का अवलक्षण है। यानी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द राइट आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट पिच? तारत्व के लिए क्या सत्य? तो तारत्व के लिए क्या सत्य है? तारत्व क्या है? पिच एक साइकोलॉजिकल क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तारत्व यानी पिच हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। पिच हाई है तो वो आवाज जो होगा वो पतला होगा, और पिच यदि लो है तो आवाज थोड़ा सा मोटा होगा। उसे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं माप सकते हैं, बस हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि वो थोड़ा पतला बोल रहा है लड़की की तरह, ठीक है, और वो थोड़ा मोटा बोल रहा है नहीं, और इसीलिए इसको बोलते हैं पिच इज ए साइकोलॉजिकल क्वांटिटी, तारक मनोवैज्ञानिक राशि। नेक्स्ट, लेवल ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल, प्रबलता का स्तर डेसिबल में क्या होता है? तो प्रबलता का फार्मूला होता है L is equal to 10 log base 10 I upon I naught, ठीक है। L is equal to 10 log base 10 I upon I naught, ये होता है डेसिबल यानी लाउडनेस का फार्मूला। क्योंकि लाउडनेस का यूनिट होता है बेल, बेल बहुत ही बड़ा क्वांटिटी होता है, इसीलिए उसके जगह पे यूज करते हैं डेसिबल, ठीक है। तो L is equal to 10 log base 10 I upon I naught is the loudness यानी प्रबलता का स्तर। नेक्स्ट है, सुनने की न्यूनतम तीव्रता या देहली श्रवणता क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यदि बात की जाए तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं यदि आई नॉट बराबर 10 पे पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर हो तो उसने इंटेंसिटी के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर -12 होनी चाहिए, तो हम उसे आसानी से सुन सकते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, सेवाइन फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम इज, अनुरणन काल के लिए सेवाइन सूत्र क्या है? तो अनुरणन काल के लिए सेवाइन सूत्र होता है T इक्वल टू 0.165 V अपॉन सिग्मा AS, जहाँ पे T क्या है? रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल है 0.165, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन है, A फॉर अवशोषण गुणांक है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है, S फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये होता है सेवाइन फार्मूला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। T इक्वल टू 0.165 V अपॉन सिग्मा AS, ये सेवाइन का सूत्र है। नेक्स्ट है, अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्त बल की आवृत्ति या स्वाभाविक आवृत्ति में कौन सही संबंध है? इन ऑर्डर टू आकर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? आवृत्ति और स्वाभाविक आवृत्ति में क्या संबंध होना चाहिए? तो ओमेगा इक्वल टू n नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा होना चाहिए, ठीक है। जो आवृत्ति है वो स्वाभाविक आवृत्ति के n गुना हो जाएगी या उसके जस्ट बराबर हो जाएगी, तो वहां पे रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थिति आएगी। यानी कि यदि एक वेव चल रहा है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति यदि 2 है, 2 मीटर 2 पर सेकेंड, यदि कोई दूसरा तरंग या तो एकदम 2 का ही मिले या तो 4 मीटर पर सेकेंड का मिले, 4 प्रति सेकेंड का मिले, तो ये ओमेगा नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ओवरलैप कर जाएगा और इसकी आयाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वस्तु के टूटने का दर होगा, ठीक है।
तो अनुनाद होने के लिए, घटना के लिए ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा नॉट होना कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन सिग्मा एस, यानी ध्वनि के कुल अवशोषण यानी सिग्मा एस का इकाई क्या होता है? तो इसे हम लोग ओपन विंडो यूनिट बोलते हैं, OWU में मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक हम लोग मानते हैं खुली हुई खिड़की यानी ओपन विंडोज का। ठीक है, अतः टोटल एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट सिग्मा एस ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? ओपन विंडो यूनिट OWU। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने की विधियां हैं। तो पराश्रव्य तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं? तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेशन यानी चुंबकीय आकारांतर जनित्र द्वारा, हाँ इस द्वारा भी होता है। पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर दाब विद्युत जनित्र द्वारा, हाँ इस द्वारा भी पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। मैकेनिकल जनरेटर यांत्रिक जनित्र द्वारा भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि पराश्रव्य तरंगें हम मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेशन से, पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर से और मैकेनिकल जनरेटर सभी से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, यदि ध्वनि की प्रबलता का स्तर 100 डेसिबल है तो ध्वनि की तीव्रता क्या है? यदि लाउडनेस L इक्वल टू है 100 डेसिबल तो ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी I पूछ रहा है, I कितना होगा? तो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, I क्या होगा? 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। यदि ध्वनि की तीव्रता का मान दहलीज प्रवणता का 100 गुना हो तो ध्वनि की प्रबलता का स्तर क्या होगा? यदि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से 100 टाइम्स हो जाए ध्वनि की इंटेंसिटी, साउंड ऑफ इंटेंसिटी, तो प्रबलता का स्तर क्या हो जाएगा? 20 डेसिबल। ठीक है, आंसर याद है। नेक्स्ट है, वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन तरंगों को हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं?